बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए खलीजी मुल्क के एक सरबराह की तरफ से 60 करोड़ रुपए मालियत के जहाज का तोहफा और तोहफे की कबूलियत के हवाले से वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान इख्तलाफ, ये क्या मामला है? बड़ी दिलचस्प खबर है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर साइफर केस में जनाब कहते हैं जनाब हुक्म इम्तनाई जारी हो गया है। जेल में उसका ट्रायल हो रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये कह दिया है कि साइफर केस की जो समाअत है वो रोक दी जाए फौरी तौर पे, जेल में जो हो रही है, और 16 नवंबर को रिकॉर्ड शिकार्ड लेके आएँ। फिर देखेंगे कि इसका ट्रायल आगे चलना है जेल में या नहीं। और फिर इमरान खान जेल ट्रायल से इतने खौफज़दा क्यों हैं और जेल में हुकूमत ने ट्रायल का फैसला क्यों किया है, और अल कादर ट्रस्ट केस में क्या वाक़ईतन एहतसाब अदालत ने नैब को इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है। असल सूरत हाल जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर 30 से ज़्यादा अरकान जो हैं, सियासतदान जो हैं इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान के, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा दर्द है इसका, बड़ी तकलीफ़ है कि ना वो लोग क्यों आ गए इधर, वो लोग कौन हैं, खबरें चल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 छोटी छोटी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो वो को टॉप सिटी केस जो है, जो उसके मालिक हैं मोइज़ अहमद, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद और उनकी जो टीम थी उन्होंने उनके घर पे छापा मारा, बड़ा तशद्दुद किया, माल लूट के ले गए, पैसे वापस नहीं किए और उसमें 400 तोले सोना भी शामिल है। और फिर ज़मीन जो है वो नाम लगवाने की कोशिश की, जो टॉप सिटी वाली ज़मीन है। एक खातून भी सामने आई हैं जो कहती हैं कि जनाब ये टॉप सिटी वाली ज़मीन जो है ये मेरी है और ये मोइज़ अहमद मेरा जो है ये मुलाज़िम होता था। अब उस खातून ने भी ये गवाही दी है कि उन्हें फैज़ अमीन ने बुलाया था और कहा था कि अगर आपकी ज़मीन हम रख लें तो फिर आपको एतराज़ तो नहीं? तो वो कहती है कि मैंने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं समझ शायद सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बात कर रहे हैं कि यानी आपकी ज़मीन अगर आपको वापस दिलवा दें मुइज़ अहमद से ज़बरदस्ती, हमने पकड़ा हुआ है इसको, तो फिर आप ज़मीन हमें दे देंगी। और फिर ऐसी बातें भी हो रही हैं कि जो नजफ़ हमीद हैं, इनके फैज़ हमीद के भाई, उनके नाम करवाने की कोशिश की गई, वो भी इस मामले में सारे में इन्वॉल्व थे। इस तरह की बातें शायद जो दरख्वास्त इस तरह की थी और उसका तहरीरी फैसला जस्टिस काजी फायज जैसे के सवाल में जो बेंच है उसने जारी कर दिया। उन्होंने कहा बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और फिर हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जनाब अगर हमारे पास मोइज़ अहमद जो है वो दरख्वास्त लेके आता है, एक फ़ोरम मौजूद है वज़ारत दफ़ा में, अगर दरख्वास्त देता है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अटार्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी अदालत में करवाई थी और अदालत ने ये लिखा है अपने फ़ैसले में कि इसकी कोई वजह नहीं है कि हुकूमत की इस यकीन दहानी पर यकीन ना किया जाए या एतमाद ना किया जाए। अब मैंने जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अपने ज़राए हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या ये सिर्फ केस से जान छुड़वाने के लिए एक यकीन दहानी थी या कोई संजीदा फ़ैसला इसके पीछे काम कर रहा है। तो मुझे ये बताया गया कि जनाब हुकूमत बड़ी संजीदा है, फैज़ हमीद साहब के लिए माफ़ी नहीं होगी। मोइज़ अहमद अगर सबूत लेके आते हैं तो फिर जो कार्रवाई हो सकती है, कानून जिसकी इजाज़त देता है, वो कार्रवाई फैज़ हमीद साहब के खिलाफ होगी और फैज़ हमीद साहब के लिए माफ़ी नहीं होगी। इस बुनियाद पे कि जनाब वो साबिक जर्नैल हैं और IASA के DG रह चुके हुए हैं और कोर कमांडर रह चुके हैं। वो कहते हैं ये कोई बात नहीं, ये फैसला हो गया हुआ है कि अगर दरख्वास्त आती है और वो सबूत लेके आते हैं, और मोइज़ अहमद साहब का दावा है कि उनके पास तमाम दस्तावेजी सबूत भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, और भी जो भी वो कहते हैं सबूत मांगे जाएंगे मुझसे, मैं पेश कर दूंगा। मेरे खिलाफ ये बड़ी सख्त कार्रवाई हुई थी, बड़ा शदीद मुझे नुकसान पहुंचाया गया। और फिर एक और चीज़ जो सामने आई है, जो मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ये भी हो सकता है कि फैज़ हमीद साहब को बहाल करके फिर उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। वो कहते हैं इसकी आइन में, कानून में गुंजाइश है कि उन्हें बहाल कर दिया जाएगा और फिर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की जो है वो कार्रवाई होगी। और ये तो जर्नैल साहब, साबिक जर्नैल साहब है ना, ये तो गए। ये मुझे जो मुझे लगा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये कह रहे फैज़ हमीद साहब
जेल काटे ही काटे, इनके लिए माफ़ी नहीं होगी। हो सकता है कोई और गुस्सा भी हो, लेकिन इस केस में फैज़ हमीद साहब जो हैं वो, उनका कोर्ट मार्शल होना है। अगर मुइज़ अहमद साहब जो हैं वो डट के बैठ ना गए। उनके वकील साहब बता रहे थे कि जनाब हफीज़ रहमान साहब के अब भी उन्हें कोई थ्रेट्स जो हैं वो धमकियाँ मिल रही हैं। और दूसरी खबर ये है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अजलास है वो 20 नवंबर को तलब कर लिया गया है। आपको पता है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ 10 रेफरेंस हैं, 10 शिकायत के निंदगान हैं। रेफरेंस की इबारत एक जैसी है, मिलते जुलते इल्ज़ामात हैं। एक तो सबसे पहले मियाँ दाऊद एडवोकेट जो उन्होंने फाइल किया था, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जैसा अदारा जो है वो भी उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आया हुआ है। वो भी वही इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल वाले जो मियाँ दाऊद ने लगाए थे। और फिर इसमें 8 दरखास्तें, इन 2 दरखास्तों के अलावा उनमें वकला भी हैं और एक वकला की तंजीम है वो भी है इसमें। और उसमें अब ये कहा गया कि जो शिकायत के निंदगान है अपना रिकॉर्ड शिकार लेके जो है वो 20 नवंबर को पेश हो जाएं। और उसमें इतला ये है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी बतौर मुल्ज़म तलब किया जाए, दफा के लिए, यानी मुद्दा अलग कर लें आप, चलो मुल्ज़म ना कर लें, जज है वो, तलब किया गया। और दूसरा जो तारक मसूद साहब है, मिस्टर जैसे सरदार तारक मसूद साहब, उनके खिलाफ आमना मलिक ने एक रेफरेंस फाइल किया। वो रेफरेंस भी मैंने बताया था, आमना मलिक का तारक भी बताया था। वो मुज़ाहिर नकवी के भी करीब हैं, साकिब अंसार साहब के भी करीब थी जब वो सू मोटो होता था। और सिविल सोसाइटी जो है इस तरह को उन्होंने बनाया हुआ दारा शदारा, उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी उनके खिलाफ सरदार तारक मसूद साहब। वो आप उनको भी ये कहा गया जनाब आप ही आ जाएं 20 नवंबर को, और सरदार तारक मसूद साहब को तलब कर लिया गया है इस हवाले से। और जब ये रेफरेंस सरदार तारक मसूद साहब वाला चल रहा होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो सरदार तारक मसूद साहब उसके मेंबर नहीं होंगे उस वक्त तो नहीं बैठेंगे, हालांकि मेंबर हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तो अब उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है ना, वो बड़ा ही भोंडा इल्ज़ाम है सरदार तारक मसूद के खिलाफ, जबकि मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं। और जो सरदार तारक मसूद पे इल्ज़ाम है ना, वो ये है कि उन्होंने जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाई है उसमें उन्होंने 2 करोड़ और 46 लाख रुपए कहा जना मेरे पास है, लेकिन ये नहीं बताया गया ये कहाँ से आए हैं। ये एक बहरहाल जब आएगा मामला तो मुझे लगता है कि आमना मलिक साहबा के खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी है। और जो शवाहद हैं जो बता रहे हैं और जो शिकायत के निंदगान हैं वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के दिन भी थोड़े रह गए हैं। फैज़ हमीद साहब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब दोनों के दिन थोड़े रह गए हैं। फैज़ हमीद की आज़ादी के दिन ख़त्म होने वाले हैं और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो जजी है वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। अब आते हैं जनाब कि जो 30 से ज़्यादा अरकान शामिल हुए हैं नून लीग में, मियाँ नवाज शरीफ का वतन वापसी के बाद पहला दौरा है बलूचिस्तान का। मामला पहले से तय थे, ये पहले भी मैं बता चुका हुआ हूँ और मैंने ये भी बताया थे, ख़त भी आपको दिखाया था। आज फिर आपको वो ख़त दिखा देते हैं जो अब्दुल कुद्दूस जिंजो साहब जो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने आसफ अली जरदारी के नाम लिखा था और उन्होंने ये कहा था जनाब मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी में हम शामिल हो जाते, लेकिन अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे रुफिया में बाप भी कहते हैं, बाप तो वैसे एक ही होता है, बैप कर लें, वो जो है वो अब आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती। तो फिर उसी वक्त ऐसी इतला थी कि मैंने भी ये कहा था कि इनका जो नून लीग वाले हैं इनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों के साथ सियासी इत्तेहाद बनेगा और वो हो गया है। और वहाँ जो लोग शामिल हुए हैं उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों के अलावा जो तहरीक इंसाफ में चले गए थे कुछ लोग, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए थे, कुछ बीएनपी मैंगल जो है उसमें उसके लोग हैं वो शामिल हुए हैं, और फिर नेशनल पार्टी के कुछ लोग शामिल हुए हैं। ये लोग जो शामिल हुए ना, ये पहले भी नून लीग में ही थे, ये पहले भी लीगी थे, फिर ये चले गए काफ लीग में कुछ लोग, फिर ये वापस नून लीग में आ गए, फिर ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बैप कहते हैं उसमें चले गए, और फिर कुछ तहरीक इंसाफ में चले गए। अब वो सारे लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। अब जो नून लीग के ज़ाहिर है जो जगह छीनी गई थी नून लीग से, अगर नून लीग वो वापस ले रही है तो फिर पीपल्स पार्टी को क्यों तकलीफ है?
پیپلز پارٹی والے خود یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہی سوچ کے ظاہر سیاست کرتی ہے کہ وہ عوامی ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں آئے گی. سیاسی جماعت کی تعریف ہی یہ ہے کہ عوامی طاقت سے حکومت کا حصول جو ہے وہ سیاسی جماعت، یہ سیاسی جماعت کی تعریف ہے. تو وہ بھی اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے جو مجھے لگ رہا ہے، یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں نا، بیپ اور این کے ایم اور دیگر، ایک تو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا، تو پاکستان میں تو یہ رواج ہے کہ گاڈ فادر کی تلاش ہوتی ہے. اب یہ نواز شریف کی شکل میں یا نون لیگ کی شکل میں یا بڑی جماعتوں کی شکل میں یہ ایک گاڈ فادر تلاش کر رہی ہیں. یہ کبوتر ہوتے ہیں جو خوبصورت چھتری میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہاں انہیں دانا بھی ملے، امن بھی ہو، کوئی تنگ نہ کرے اور اقتدار کے مزے بھی لوٹیں. یہ سارے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے. ظاہر ہے اب انہوں نے اگر نون لیگ نے حکومت بنانی ہے تو پھر اتحاد بھی بنے گے. اب جو سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ دیکھیے گا آپ پینگے بڑھائیں گے. تو اس میں میرا خیال کوئی اتنی تنقید والی بات ہے نہیں. انہی کے بندے تو انہوں نے واپس لے لیے. اب آپ انہیں لوٹے کہہ لیں یا سیاسی بازی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اگر یہ نون لیگ میں آئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے نزدیک یہ بہت برا کام ہو گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی میں چلے جاتے تو یہ کمال ہو جاتا. اس طرح کی یہاں سیاست ہو رہی ہے. بہرحال اللہ بہتر کرے گا، آگے جا کے جو حالات ہیں وہ ملک کے لیے بہتر ہوں، اتحاد بنتے رہتے ہیں. اور یار یہ بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتیں جموعتیں ہیں ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور پیپلز پارٹی اس تاثر کو بہت مضبوط کر رہی ہے کہ نون لیگ کے لیے، صرف نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، باقی سب جماعتوں کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. تو اگر میں نے پہلے بھی اس پہ بھی لاک کیا تھا کہ یہ تاثر جو ہے ایک فضا بنا دیتا، ہوا بن جاتی ہے کسی پارٹی کی، کسی لیڈر کی، کہ جناب انہوں تو کوئی روک نہیں سکتا ہوں، انہیں ہی اقتدار جان گئے. اور یہی کام یہ پیپلز پارٹی والے اور دیگر جو مخالفین ہیں وہ کر رہے ہیں. اور یہاں تک عمران خان کے باہر آنے شانے کا تعلق ہے تو عمران خان نے، ان کے وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، بلکہ گرفتاری سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 150 کے قریب جو ویڈیوز ہیں، ویڈیو پیغامات، وہ ریکارڈ کروا کے گئے تھے اور وہ الیکشن کمپین کے دوران استعمال کیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ جو ہیں پارٹی قیادت کے پاس وہ محفوظ ہیں اور وہ الیکشن میں اس کو استعمال کریں گے. اور جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہیں اور الیکشن تک نااہل ہی رہیں گے. وہ جیل میں ہیں اور الیکشن تک جیل میں ہی رہیں گے، بلکہ الیکشن کے بعد تک بھی وہ جیل میں رہیں گے. اب جو سائفر کیس ہے اس میں یہ انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی اور مسٹر جسٹس گلتھن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے کہ اب جیل میں نہیں ہو سکتی ایک سماعت، اور نوٹیفکیشن غلط ہو گیا ہے ابو الحسنات ذوالقرنین کا کہ وہ اس کیس کی کیوں سماعت کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کیا ہوا. اب انہوں نے یہ ریکارڈ منگوا لیا سارا. 19 کروڑ پاؤنڈ والا جو کیس ہے، ملک ریاض والا، القادر ٹرسٹ کیس وغیرہ جو ہے، وہ اب حکومت کہتی ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا. اور سائفر والے کو عدالت نے کہہ دیا کہ جناب اس کا ٹرائل رکیں ذرا جیل میں، 16 نومبر کو ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا تو دیکھ لیں گے کہ کیوں جیل میں ٹرائل. جیل میں ٹرائل اس لیے ہو کہ عمران خان کی درخواستیں موجود ہیں عدالتوں میں کہ جناب میں پیش نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتے تھے کہ مجھ پہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوئے ہیں، ایک وہ جو انہیں گولی لگی بقول ان کے، اور دوسرا وہ جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونے کے لیے گئے تھے اور نیچے بیٹھ کے گاڑی میں حاضری لگوائی تھی اور بھاگ آئے تھے. کہتے اس وقت میں نے دیکھ لیا تھا ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مجھ پر حملہ کرنے والے تھے، اس لیے میں بھاگ آیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی اور آپ کی اپنی درخواست تھی جو کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان کی اگر عدالتوں میں پیش ہوں گے تو جان کو خطرہ ہے، اس لیے جیل میں ٹرائل ہوگا. جیل میں اگر وہ بند ہیں تو پھر جیل میں ٹرائل ہوگا. اور وہ عمران خان نے اپنی وکلا کی ٹیم کو جو کہا کہ میری ضمانتیں کرواؤ، درخواستیں دو، آج شاید کوئی ایک آدھ درخواست آ بھی جائے اس میں. اچھا اب عمران خان تو جیل میں ہیں اور القادر ٹرسٹ کیس میں نیب والے گئے تھے صاحب عدالت میں کہ جناب ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا تھا پہلے، وہ پھر انہوں نے جو نیب آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کی اور ترمیم کر کے اسے 14 دن کیا، لیکن نیب نے کہا 14 دن کم میں پھر 30 دن کر دیا.
यानी 30 दिन तक किसी बंदे का जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। इस शेख को नहीं छेड़ा। जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस शेख को बरकरार रखा, इसको नहीं छेड़ा। कुछ लोगों का ख्याल है कि 90 दिन तक अब रिमांड हो सकता है। नहीं, जिस्मानी रिमांड जो है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता इस कानून के मुताबिक। अब ये कह रहे हैं कि जब मुस्तरद होगी उनकी दरख्वास्त नैब वालों की, वो मुस्तरद नहीं हुई। ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि जनाब जेल में आप इन्वेस्टिगेशन करें और 2 दिन बाद यानी 17 तारीख को आके बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई है। अगर जेल में वो तावन नहीं करते तो फिर उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है। ये सारा इशू है। ये नहीं है कि जनाब इनकार कर दिया उन्होंने, इनकार शिनकार कोई नहीं किया। और दूसरी यार वो जो मैं बात कर रहा था ना, मुज़ाहिर अली को नकवी के खिलाफ रेफरेंस वाली शोकाज में हुआ, उन्हें नोटिस हुआ, जवाब तलब किया, तो वो 3-2 से जो जुडिशल कौंसिल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 3-2 से ये हुक्मनामा जारी किया। यानी 2 जजेस जो हैं, एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद मीर भट्टी, उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे। अच्छा, वो लग ये रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं इन्हें नोटिस नहीं बनता। पिछले विलाग में मैंने यही कह दिया था। अब मुझे ये पता चला है कि दोनों जजों ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम एक दफ़ा मज़ीद इसका जायज़ा ले लें, शिकायत जो हैं कि ये केस बनता है या नहीं बनता मुज़ाहिर अली के खिलाफ, कि शिकायत पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा, इनकार नहीं किया, यानी बीच में लटका हुआ है। अगर वो समझेंगे कि जनाब मुज़ाहिर नकवी को घर भेजना ज़रूरी है, फिर वो भेज देंगे। अगर इनकार कर देते फिर तो वो उनका इनकार रहना था ना, जब तक कार्रवाई चलनी थी आखिर तक। तो अब ये मुझे बताए, एक जज जो है वो जो दीगर 3 जज हैं, यानी सरदार तारक मसूद साहब, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब और नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कौंसिल के रुकन हैं, उनके साथ जो उनका इत्तफाक़ राय होने वाला है। चलो बहरहाल वो तो अलग बात होगी। अब ये जो चीखे मार रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब साइफर केस में मेरे जेल में ट्रायल हो रहा, फलां केस में ओपन कोर्ट में होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये जब नवाज शरीफ, आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 में इन्हें घर भेजा गया था, बल्कि घर के जेल भेजा गया था, बल्कि गायब कर दिया गया था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ हैं ये दोनों भाई और उनका हसन नवाज साहब और दीगर लोग जो हैं। तो इनका जो ट्रायल है ना, अटक किला में हुआ था। जो वहाँ की एहतसाब अदालत है उसने इन्हें सजा सुनाई थी, 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। यानी 12 अक्टूबर 1999 में पकड़े जाते हैं, बाद में एक रेफरेंस बनता है इनके खिलाफ, कोई ना 1999 में मेरा ख्याल है कोई 28 मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ शुरू हुई थी और 15 में तो शहादतें नहीं मिली थी ना, ये बंद कर दी थी इन्होंने। वाक्यों में टूटे फूटे से बनाए थे। और वहाँ एक हेलीकॉप्टर रेफरेंस बना था अटक किला में, जिसकी समाअत हुई थी, पहला मुकदमा था जिसमें इन्हें सजा हुई थी एहतसाब वाला। और ये 1999 में 12 अक्टूबर के बाद इंक्वायरी शुरू हुई, फिर रेफरेंस भी फाइल हो गया और जुलाई 2000 में इनको सजा भी हो गई। और सजा किसने दी थी? वो एहतसाब अदालत के जज थे फरख लतीफ़ साहब। फिर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे ना, सदर मुमलकत साहब, उन्होंने फिर 2002 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया था। ये कहते हैं नवाजने नवूजने की बात नहीं, पता नहीं नवाजा गया था, ये क्या मसला था। इसी तरह जो नवाज शरीफ के खिलाफ वो त्यारा अगवा केस आपको याद होगा, उसमें भी उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। और वो रहमत हुसैन जाफरी साहब जो थे वो इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे और उन्होंने उन्हें सजा दी थी। और फिर रहमत हुसैन जाफरी साहब जो हैं उन्हें भी 2002 में ही सिंध हाई कोर्ट का जज बना दिया गया था। और फिर वो 2009 में शायद में भी वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे रहमत हुसैन जाफरी साहब। तो वो नवाज शरीफ उनके ममनून भी हैं कि जनाब बड़ा प्रेशर था कि सजाए मौत दें, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई तो वो रहमत हुसैन जाफरी के, लेकिन वो ज़ाहिर है बीच में कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो फिर उन्हें भी उन्होंने जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने जज बना दिया था। तो वो जो ट्रायल हुआ था त्यारे वाला, त्यारा अगवा केस वाला, वो भी जेल में ही हुआ था एक तरह से। वो एक कोई हॉस्टल था किसी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसे सब जेल करार दे के वहाँ ट्रायल हुआ करता था उनका।
नवाज शरीफ का, और बाकी मेरे ख्याल 3-4 लोग और भी थे, पंजाब के वज़ीर शहबाज शरीफ भी थे उसमें, शहबाज शरीफ खैर बरी हो गए थे। ये सारा मामला था। और अब उस खबर की तरफ के जनाब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए तैयारा। अच्छा, ये जो एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने कॉलम में इस बात का इंकशाफ किया है, सेल वड़ाइच साहब ने, कि जनाब रहील शरीफ साहब जो हैं उनके जो इख्तलाफात के हवाले से बात, फ़ौज के साथ जो इख्तलाफात नवाज शरीफ के, और फिर मैंने, उन्होंने 3 खबरें दी हैं अपने कॉलम में। तो मैंने, जो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ने खत लिखा, तो फिर मैंने जो उनके सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, उनके साथ बात की। वो अब ये काला ओहदे पे फायज हैं। तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था। इसका मतलब है कि बाकी 2 खबरें भी दुरुस्त हैं, और एक तो वाक़याती तौर पर दुरुस्त है। वो मैं खबर बता देता हूँ कि जब रहील शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो इन्हें खलीजी मुल्क ने त्यारा गिफ्ट किया जिसकी मालियत थी $60 करोड़। और जब नवाज शरीफ को पता चला तो उन्होंने रहील शरीफ से कहा, यार आप ये त्यारा ना लें, ये मुनासिब नहीं है, हुकूमत को मिलना चाहिए, हुकूमत के ज़रिए आपके पास जाना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है। तो उन्होंने वो लेने कहा कि नहीं जनाब, अब मुझे मिल रहा है तो ठीक है। तो नवाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए सरकारी तौर पर ये ख़त लिखा कि जनाब ये आप त्यारा ना लें, लेकिन उनका नहीं, उन्होंने ले लिया। यानी इस तरह की मनमानियाँ होती रही हैं फ़ौज में नवाज शरीफ के तौर। फिर कहते नवाज शरीफ कहता है जनाब फ़ौज के साथ लड़ाई क्यों हो जाती है। वही 1000 किस्म के मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ खारजी अमूर होते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसियाँ होती हैं। तो फ़ौज कौन होती है, डायरेक्ट त्यारा ले रही है जनाब $60 करोड़ का, और फिर लेकिन उन्होंने मंगवा लिया। और फिर जब ये सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं नवाज शरीफ, तो फिर जो शाह सलीमान हैं उन्हें ये बताते हैं कि जनाब रहील शरीफ साहब जो हैं आपके आर्मी चीफ जी, अब रिटायर होने वाले हैं, तो हम जो इस्लामी फ़ौज बना रहे हैं, इस्लामी अस्करी इत्तेहाद, उसमें 35 के करीब जो ममालिक हैं उनके दस्ते शामिल हैं। तो वो यमन के खिलाफ असल में था, वो इसराइल के खिलाफ थोड़ा था। उसने तो आवाज़ भी नहीं की, चूं तक नहीं की उस इत्तेहाद में, इस्लामी अस्करी इत्तेहाद जो है। वो कहते हैं रहील शरीफ साहब उसके सरबराह होंगे, हमने ये चुन लिए। तो नवाज शरीफ परेशान हो गया, मैंने पूछे तो बगैर बारो बार कम के मैं बात देता, तो पता लग गया बारो बार ही कम पाया था इन्होंने। तो लेकिन वो सूरत कुछ ऐसी बन गई कि नवाज शरीफ जो है वो इनकार नहीं कर सके, लेकिन वो उनके इल्म में नहीं था, उस वक्त इल्म में आया, इन्होंने एतमाद में नहीं दिया। फिर NOC वगैरह का रोला शोला पड़ा रहा, उनका जो रहील शरीफ का था। और फिर साकिब निसार ने वो जो डूल नेशनलिटी वाला केस नहीं था, उसमें ये कहा था जनाब जो पहले वाला NOC है वो हुकूमत ने जारी नहीं किया हुआ, तो वो फ़ौज ने जारी कर दिया हुआ था अपनी तरफ से। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं वो हुकूमत करे। फिर जो इनकी हुकूमत थी इमरान खान की, इन्होंने फिर वो जो NOC है उन्हें जारी किया था, वरना फिर वो वापस आ जाते हैं। कानून के मुताबिक NOC के बगैर दूसरे मुल्क में जाके कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ नौकरी शोकरी नहीं कर सकता। और तीसरा ये मामला है कि जब रहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, तो सऊदी वज़ीर दिफा के साथ एक पाकिस्तानी वफद ने मिलना था, मुलाकात थी। तो पता ये चला, वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट मिली कहीं से कि जनाब ये जो है ना रहील शरीफ साहब उस वफद की सरबराही करते हुए खुद ही मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बुलाया, और ख्वाजा आसिफ से यार ये तूने कहा है? उनका जनाब नहीं, उनका वज़ीर दिफा तू थे, वो कितना सरबराही कर रहा है, तू यदि सरबराही करेगा हम। फिर ख्वाजा आसिफ ने उसकी सरबराही की थी। इस तरह के मामला माजी में होते रहे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो, जैसे कि ये रोला शोला डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और तमाम जमातें कि जनाब मौजूदा निगरान हुकूमतें भी नून लीग की बात मान रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट में नून लीग की बात मान रहा है, और फलां भी फलां कर रहा है। तो जो मेरी इतला है, जो फैज़ हमीद वाला मामला है ना, उससे ही ये आप अंदाज़ा लगा लें। जो मेरी इतला है कि नवाज शरीफ और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसके दरमियान बहुत सारे मामलात में अंडरस्टैंडिंग है, इत्तफाक़ राय है, और जो इत्तफाक़ राय से मामला तय हैं, वो अगर नवाज शरीफ वोट लेके आ जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर उन पर अमल दरामद होता होगा। अभी आप देखेंगे जो माजी में होता रहे, जिस तरह की चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी आइंदा। ये यकीन दहानी ली है नवाज शरीफ ने इनसे
اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہے ان سے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔